गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा बिहार के ऊपर हो रही थी और चर्चा शुरू करने के पहले एक बार फिर से कुछ चीज़ों को मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार क्लासेस के अलावा पर्सनल इंटरेक्शन भी हो रहे हैं और उस पर्सनल इंटरेक्शन के क्रम में जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि अब तक जितने सेशन हुए हैं इंटरव्यू पर, बाहर वाले जो नहीं देख रहे, मेरी शिकायत तो उनसे नहीं है, जबकि रियलिटी यह है कि बाहर जो लोग देख रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। जो इंटरव्यू हमने वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, रिलीजियसली वो देख रहे हैं, रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब आप लोग जुड़े हैं, उसके बावजूद उसको नहीं देख रहे, प्रॉपरली नहीं देख रहे, सीरियसली उसको नहीं ले रहे। समझे? तो आपको अगर लगता है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेने भर से इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये पूरा का पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है, और जब तक उस कंप्लीट पैकेज से आप नहीं गुजरेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। और रिलीजियसली कंप्लीट पैकेज से आपको गुजरना होगा। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। कल जब बिहार पर चर्चा हो रही थी, एक प्रश्न पर ले जाकर के हमने चीजों को रोका था। प्रश्न क्या था, एक बार रिमाइंड करवा देंगे? बस यही था या इसके अलावा भी कुछ था? चलिए, व्हाट डू यू थिंक, आपका टेक क्या है इस पर? वेदर फ्लड इज ए नेचुरल डिजास्टर और इट इज ए मैन मेड डिजास्टर? नहीं, ठीक है। आप अगर गौर करें तो इट इज बोथ, इट इज बोथ, बट दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। बाढ़ समस्या नहीं है, संभावना है। फ्लड को लेकर जो लेटेस्ट अप्रोच है, लेटेस्ट अप्रोच यही है। ट्रेडिशनल अप्रोच बाढ़ को, फ्लड को प्रॉब्लम के रूप में लेता ही, लेकिन लेटेस्ट अप्रोच फ्लड को लेकर जो है वह उसे संभावना के रूप में लेता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो ये गंगा का मैदान वाला इलाका है, उसकी फर्टिलिटी का सीधा सीधा संबंध जो है वह फ्लड से जाकर के जुड़ता है। उसकी फर्टिलिटी फ्लड पर डिपेंड करती है, नंबर वन। नंबर टू, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ये बातें आपको समझनी होगी कि वी कांट स्टॉप फ्लड। हम बाढ़ को रोक नहीं सकते, एंड वी नीडंट ट्राई टू स्टॉप फ्लड, और ना ही बाढ़ को रोकने की जरूरत। ना बाढ़ को रोका जा सकता, ना बाढ़ को रोकने की जरूरत है। तो कहिएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नीडेड? जरूरत किस बात की है? तो जरूरत इस बात की है कि हम फ्लड को इफेक्टिवली मैनेज करें।
आवश्यकता फ्लड को रोकने की बजाय फ्लड मैनेजमेंट की है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लड। अब फिर वहां पर वो प्रश्न कर सकते, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लड? इसका मतलब क्या है? तो कल जब चर्चा चल रही थी तो अपनी चर्चा के क्रम में कहा था, बेसिकली ऐसा नहीं है कि फ्लड जो है अभी आना शुरू हुआ है, नहीं। अगर आप जाकर के देखें तो यह फ्लड जो है वो रेगुलर फीचर है बिहार का, नहीं। लेकिन पहले और अब में जो फर्क आया है कि इस नेचुरल डिजास्टर को हमने मैन मेड डिजास्टर में तब्दील कर दिया है। और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमने फ्लड के इंपैक्ट को, एडवर्स इंपैक्ट को मैक्सिमाइज कर दिया है। और फ्लड के इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने के क्रम में अगर आप देखें क्या होता है, पहले अब में अंतर क्या आया, आप देखेंगे जान माल की क्षति बढ़ती चली गई है, समझे। और इसके पीछे रीजन मैंने कल इंडिकेट किया था कि पहले जो हमारी जीवन शैली थी, उस जीवन शैली में नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन था, प्रकृति के साथ सहयोग और सामंजस्य था। और प्रकृति के हिसाब से अगर आप जाकर के देखें, नेचर के साथ एक एडॉप्टेशन था, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल था, उसके हिसाब से हम ढालने की कोशिश करते थे और उसके जरिए फ्लड के एडवर्स इंपैक्ट को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे, ठीक है। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो आज के कंटेक्स्ट में आप पाएंगे नेचर के साथ हम कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पर हैं। और नेचर के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है, इस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन ने क्या किया है, तो नेचर के साथ हमारे इस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन ने जो है वह कहीं ना कहीं फ्लड के एडवर्स इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने का काम किया है। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने इसके मैन मेड डिजास्टर की बात की। मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग सीमांचल के हैं। दिनेश मिश्रा का नाम सुना है? क्या काम है दिनेश मिश्रा का, बतलाइए। क्या क्या रिपोर्ट था उनका? तब जब याद नहीं है, मेंस की तैयारी आपने की है, मेंस दे के आई हैं, क्वालिफाई करके आई हैं, नहीं तो हाँ, लेकिन वो सर फ्लड के रिगार्डिंग में ये डैम के रिगार्डिंग में बोल रहे थे कि एग्जैक्ट डैम के कारण जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ, जैसे सिल्टेशन हो जाने पे सर फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। तो फ्लड यानी डैम होने के कारण सर जो डैम के पहले वाले इलाके में फ्लडिंग होता है, और डैम अगर ना रहे तो बाद वाले इलाके में होगा, लेकिन उसमें सिल्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा सर। एक्चुअली अगर आप जाकर के देखें, दो रेफरेंसेज मैं देना चाहूंगा। एक रेफरेंसेज देना चाहूंगा फरक्का बैराज का, ठीक है। जब फरक्का बैराज बन रहा था उस समय भी उसका विरोध हुआ पर्यावरणविदों के द्वारा, और उन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा था कि नियर फ्यूचर इसके एडवर्स इंपैक्ट सामने आएंगे और ये फ्लड को मैक्सिमाइज करेगा, फ्लड को भी और फ्लड के इंपैक्ट को भी। और अगर आप जाकर के देखें तो आज की स्थिति में गंगा के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि फरक्का बैराज बनने के बाद जो सिल्टेशन हुआ, उस सिल्टेशन ने फ्लड की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाने का काम किया
नहीं। और दूसरा, उस सिल्टेशन के कारण अगर आप देखेंगे तो उस फ्लड का एडवर्स इंपैक्ट भी बढ़ता चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि अगर फरक्का बैराज नहीं बना होता तो शायद फ्लड का इंपैक्ट, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती जितनी आज है। एक कंटेक्स्ट यह हुआ, ये तो मैन मेड हुआ ना। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो दिनेश मिश्रा का जो पूरा का पूरा काम है, दिनेश मिश्रा ने यह कहा कि दरअसल ये जो डैम हमने बनाए हैं, डैम ने जो है वो फ्लड के एडवर्स इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने का काम किया है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए, इसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो डैम के निर्माण के जरिए, डैम के निर्माण की व्याख्या जो उन्होंने की है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन है रूरल वर्सेस अर्बन। नहीं, मतलब शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए हमने क्या किया, गांव को दांव पर लगा दिया। नहीं, डैम एक तरह से दीवार का काम करती है। नहीं, और अगर आप जाकर के देखें, डैम के कंटेक्स्ट में बात करें तो डैम का रिवर साइड एरिया जो है, 2 चीजें होती समझिए। पहले क्या होता कि अगर डैम नहीं थे तो पानी हॉरिजेंटली फैलेगा, हॉरिजेंटली पानी अगर फैलेगा, ठीक है, तो वह उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन डैम के फॉर्मेशन के जरिए हॉरिजेंटल स्प्रेड को हमने जो है, फ्लो को हमने चेक किया, इसके कारण अब वर्टिकल एक ये चीज होती। इसके कारण अगर आप देखें, फ्लड का इंपैक्ट जो रिवर साइड एरिया है डैम का, रिवर साइड एरिया में फ्लड का इंपैक्ट मैक्सिमाइज होता चला जाता, ठीक। एंड डैम के रिवर साइड के अपोजिट साइड का जो एरिया होता है उसको फ्लड से प्रोटेक्शन मिलता। लेकिन यहीं पर अगर आप जाकर के देखें, एक तीसरा इंपैक्ट क्रिएट होता। तीसरा इंपैक्ट यह क्रिएट होता है कि डैम के रिवर के अपोजिट साइड वाले एरिया के कंटेक्स्ट में देखें तो फ्लड को लेकर के एक निश्चिंतता आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। वो फ्लड के लिए प्रिपेयर नहीं होते। एक प्रिपरेशन जो है, मेंटल प्रिपेयर्डनेस होता है, मानसिक तौर पर हम तैयार होते। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जो प्रिपरेशन होता है पहले मानसिक तौर पर होता है, फिर उसको व्यवहार के धरातल पर हम उतारते हैं, फिर उसको हम जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस रिवर साइड में आपको मिल जाएगा, रिवर के जस्ट अपोजिट साइड में वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस नहीं मिलेगा। नहीं, और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें, जब भी डैम टूटते हैं तो उस स्थिति में फ्लड का जो एडवर्स इंपैक्ट होता है वो मैक्सिमाइज होता है। जो भी फ्लड के चपेट में आते, चूंकि वो तैयार नहीं है उस स्थिति के लिए, इसलिए वहां पर डैमेज जो है मैक्सिमाइज होता चला जाता। अब फिर यहां पर बात मैं कर रहा हूं, डैम के टूटने की बात मैं कर रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, डैम टूटते कम है, डैम को तोड़ा ज्यादा जाता है। और जहां भी डैम टूटता है, आप गौर कीजिएगा, वो शहर का कौन सा इलाका होता, कौन सी बस्ती जो है फ्लड से प्रभावित होती है, उसके वर्गीय समीकरणों को देखिएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। वर्गीय समीकरणों को देखिएगा, तोड़ने वाले का भी और प्रभावितों के वर्गीय समीकरण को भी देखेंगे, चीजें आपके सामने होंगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो आप देखिएगा जो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है, जो रिवर बेड होता है, नहीं, वहां पर जाकर के देखें दो तरह की समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। हम लगातार उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने के लिए कैसे हम रिवर साइड एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिवर बेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अगर देखना हो तो आराम से एक बार गंगा घाट पर चले जाइए, ठीक है, या गांधी सेतु से जैसे आप क्रॉस करते हाजीपुर की साइड की तरफ गांधी सेतु पर मूव करते तो गंगा क्रॉस करते ही दोनों तरफ बस्तियों की बसावट को आप देख लीजिए। नहीं तो जिस तरह की बसावट वहां पर हो रही है वो रिवर बेड को डिस्टर्ब कर रही है या नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखेंगे शेर के मुंह में जाकर के, बाघ के मुंह में जाकर के सिर डाल देंगे तो बाघ प्यार तो नहीं करेगा, पुचकारेगा तो नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं। और एक जो समस्या है, जो समस्या आपको आ रही है सिल्टेशन की समस्या, नहीं, और अगर आप सिल्टेशन की समस्या को देखें तो सिल्टेशन की समस्या के लिए आप किन चीजों को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें तो दो तीन फैक्टर को आप इंडिकेट वहां पर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहां के टाउन प्लानिंग को देखें, सैनिटेशन और ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है, और ड्रेन वाटर के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ड्रेन वाटर के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो उसके इसकी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, शहर का पूरा गाद और मलबा पानी के साथ बहता हुआ कहां पहुंचता है? नदियों में पहुंचता है। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी समस्या भाई आप समझने की कोशिश करें, वह क्या है? तो आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के कारण आप क्या देखेंगे? डिफॉरेस्टेशन के कारण भी आप देखेंगे सॉइल इरोजन का प्रोसेस तेज होता है, और सॉइल इरोजन का वह तेज होता प्रोसेस क्या करता है? सिल्टेशन में हेल्पफुल बन करके आता नहीं। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नहीं, एक कॉमन चीज देखें, आप गंगा स्वच्छता अभियान चलाते रहे, सालों भर चलाएं, इफेक्टिवली चलाएं, नहीं, लेकिन घर में धूप बत्ती फूल जितना है, नहीं, जाकर के गंगा में डंप करें, क्योंकि जब तक गंगा में डंप नहीं करेंगे भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। नहीं, आप जाकर के देखें तो हिंदू धर्म में दाह संस्कार की व्यवस्था है, और गंगा के आसपास के इलाकों में अगर आप जाकर के देखें तो दाह संस्कार की प्रचलित परिपाटी क्या है? यह तो रुक करके देखने और समझने की जरूरत है ना। देख, तो ये तमाम फैक्टर क्या कर रहे हैं? इन सारे फैक्टर्स को जाकर के देखें तो इनका इंपैक्ट क्या है? इसलिए हमने वहां पर कहा बेसिकली अगर आप देखें इट इज ए मैन मेड ट्रेजेडी rather than a natural tragedy, more than a natural tragedy। अब बातें समझ में आई? ठीक है, तो जब तक आप उस प्रोसेस से वाकिफ नहीं होइएगा, जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा, तब तक तो समस्या बनी रहेगी ना। नहीं, अब जैसे एक और उदाहरण देख लें, गंगा अभी किधर शिफ्ट कर रही है?
नॉर्थवार्ड शिफ्ट कर रही है, और नॉर्थवार्ड जिस तरह से गंगा शिफ्ट कर रही है और जिस तरीके से गंगा को धकेल करके हम लोग नॉर्थ में पहुंचा रहे हैं, क्या आपको लगता नियर फ्यूचर हाजीपुर प्रभावित तो होगा या नहीं होगा? नहीं, क्योंकि पटना बनाम हाजीपुर में भारी कौन पड़ेगा? पटना पड़ेगा। नहीं, तो जैसे जैसे नॉर्थवार्ड शिफ्ट होगा रिवर बेड को हम इनक्रोच करते जाएंगे, वहां पर कंस्ट्रक्शन होंगे। नहीं, और जितना प्रेशर बढ़ेगा साउथ से नॉर्थवार्ड शिफ्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, उतना ही तेज होगा। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। सर इसमें भी देखते हैं सर, हाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, हाँ गंगा शिफ्ट हुई है नॉर्थ के साइड, हाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाँ जैसे कि आप अगर भागलपुर साहेबगंज जाएंगे सर, हाँ महाराजगंज कट रही है सर, हाँ। भागलपुर कट रहा है सर। देखो, एक नेचुरल प्रोसेस है, इस चीज को समझना, नेचुरल प्रोसेस है। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, नेचर को अगर डिस्टर्ब करोगे तो नेचर के रिएक्ट करने का अपना तरीका होता। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नदियों के अगर रिवर कोर्स में शिफ्टिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग देख रहे हैं, मतलब अपना बचपन याद करता हूं, ठीक है, तो अपना बचपन जब याद करता हूं तो हम लोगों के यहाँ गंगा की दो धाराएं थी। एक बाया जिसको कहते थे, तो बाया हम लोगों के यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास था पहले। अब तो मुझे लगता वो 1.5 किलोमीटर के रेंज में होगी, समझे। और बड़ी गंगा जो मूल धारा गंगा की थी वो हम लोगों के यहां से करीब करीब 6 किलोमीटर थी। और आज के कंटेक्स्ट में देखता हूं कि जो बाया है, बाया जो है वो समाप्त हो चुकी है, उपधारा जो थी, ठीक है। और जहां पर बाया जितने करीब थी उससे ज्यादा करीब अब गंगा की मूल धारा पहुंच चुकी है। बातें समझ रहे? तो एक नॉर्मल कोर्स होता है शिफ्टिंग का। जैसे आप कोशी के कंटेक्स्ट में देखें, कोशी को अगर आप देखें तो मतलब आप कह सकते हैं सबसे तेजी से रिवर बेड में शिफ्टिंग जो है वो कोसी में आपको दिखाई पड़ता, और कोसी सबसे ज्यादा कटाव कर रही है। देख, तो एक नॉर्मल कोर्स होता है। नॉर्मल कोर्स में हम या आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन जो चीजें मेन मेड हैं, अब आपने ये पूरा बना दिया, नहीं, जो गंगा ड्राइव बना है, आप मुझे बतलाइए क्या इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न पर विचार किया गया प्रॉपरली? गंगा के लाइफ और कोर्स ऑफ डायरेक्शन पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और कल के डेट में आपको नहीं लगता कि गंगे में मलबे को डालने की एक नई, या दूसरा जो अभी पैरेलल, गांधी सेतु के पैरेलल जो पुल बन रहे हैं, तो जितने पिलर होंगे, पिलर क्या करता है, जो सिल्टेशन की प्रक्रिया में वह हेल्पफुल है। जो गाद बहकर के आगे जा सकते हैं, पिलर के सहारे वो वहां पर क्या होंगे, जमा होते चले जाएंगे। देख, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सिल्टेशन के कारण क्या होता है, मतलब सिंपल सी चीज ये है, ठीक है, जल धारण की क्षमता, सिल्टेशन के कारण ये धीरे 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 क्या होगा, नहीं, वर्टिकल कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी और उसका हॉरिजेंटल एक्सपेंशन बढ़ेगा, हॉरिजेंटल फ्लो बढ़ेगा। और जितना हॉरिजेंटल फ्लो बढ़ेगा प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं, और बाढ़ के इम्पैक्ट भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ सर, ये जो
जो गंगा का मरीन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं, क्या जो बना है, हाँ हाँ, तो सर जब वो प्रोजेक्ट बन रहा था तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था या नहीं? क्योंकि अगर पूछा जाए पैनल में, अरे पूछा जाएगा, हम आप एक्सपर्ट नहीं हैं ना, हैं? हम आप एक्सपर्ट तो नहीं हैं, और हम आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो उस स्थिति में हम और आप उसको जर्नलिस्ट के नज़रिए से देख रहे हैं। अभी जब मैरीन ड्राइव से आप गुजरते, कभी मैरीन ड्राइव बनने के पहले गंगा को आपने देखा हो और मैरीन ड्राइव बनने के बाद आप गंगा को देख रहे हैं, फर्क आया है या नहीं आया है? नहीं। और विशेष करके उस फर्क को देखना है तो जाकर के आप देखिए बांस घाट पहले कहां था, राजेंद्र बाबू की समाधि कहां पर थी, और आज आप जाकर के देखिए बांस घाट से कितनी दूर, अंटा घाट से गंगा कितनी दूर, वहां ज्यादा शिफ्टिंग आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और अभी अगर आप जाकर के देखें तो जहां पानी ही पानी हुआ करता था, आप अगर जाकर के देखें गंगा ड्राइव के लेफ्ट साइड, पटना साइड, सॉरी मैं गंगा ड्राइव का, हाँ लेफ्ट साइड, तो गंगा ड्राइव के लेफ्ट साइड अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि उस लेफ्ट साइड में आप कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहे हैं। नहीं, जो जमीनें खाली हो रही हैं उस पर प्रशासन की नजर है नहीं, और सरकार वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ सामने आ रही है नहीं। तो कल के डेट में इमेजिन करें अगर यह शिफ्टिंग साउथवर्ड होता गंगा में तो खतरा बढ़ेगा या घटेगा? और अगर शिफ्टिंग साउथवर्ड नहीं होता, इधर प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर किधर, नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा ना। यही चीजें समझने की जरूरत है। आज अगर आप जाकर के देखें अरावली के केस में, नहीं 100 मीटर से कम अगर ऊंचाई है तो सरकार उसको अरावली मानने के लिए तैयार नहीं, और सरकार ने वहां पर माइनिंग की अनुमति दे दी है। ठीक है। बवाल के बाद उसको मतलब डिफरेंट इफ बट लगाए गए और अब चीज़ें वो उलझ चुकी हैं। ज़्यादा बेहतर होगा, आगे इस चीज़ पर मैं चर्चा करूँगा या ज्योग्राफी वाले सर चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ये आखिर किया क्यों गया, ये परमिशन क्यों दिया गया, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं नहीं, और क्या आपको लगता है इस परमिशन के बाद इलीगल जो माइनिंग की प्रक्रिया है वो तेज होगी या ये कमजोर पड़ेगी अरावली रेंज में? बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं? तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पर आप देखेंगे एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न के साथ कंप्रोमाइजेस की प्रक्रिया लगातार जारी है और वो आगे भी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका एडवर्स इंपैक्ट जिन पर पड़ना है उनके देखें वे किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और जो बेनिफिटेड हो रहे हैं वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा शासन और प्रशासन किस क्लास के कंसर्न को लेकर जो है वह कहीं ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ता है। क्लियर? हाँ। फ्लडिंग का एक सॉल्यूशन सर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं? दैट कांट बी द सॉल्यूशन। जैसे कोसी और मेची को लिंक करने की बात चल रही है सर, तो अगर कोसी और मेची को लिंक कर देंगे सर तो देखिए 2-3 चीजों को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की जो आप बात करते नहीं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात कब शुरू की गई? मतलब ये 1960s के लास्ट, 1970 के अर्ली में। उस समय रिवर की क्या स्थिति थी, सरप्लस वाटर की क्या स्थिति थी, आज रिवर और सरप्लस वाटर की क्या स्थिति है, ये एक पहलू है। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर सबसे अधिक जो चर्चा हुई है, सबसे अधिक चर्चा जो हुई है वो अटल जी के रिजिम में।
वो उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट। और लास्टली अगर आप जाकर के देखें, उस प्रोजेक्ट को अव्यावहारिक मान करके खारिज कर देना पड़ा, अव्यावहारिक मान करके वो खारिज कर देना पड़ा। दूसरी बात समझे। तीसरी चीज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट भी, क्या आपको नहीं लगता कि यह कहीं ना कहीं जो है वह मेन मेड डिसरप्शन से है, मेन मेड डिसरप्शन से है। और चौथा, इसके जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल कंसर्न होंगे, क्योंकि रिवर और रिवर वाटर जो है, रिवर वेड की जो इकोलॉजी है उससे गहरे स्तर पर और इन्वायरमेंट से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। और जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको जब डिस्टर्ब करेंगे तो वो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज भी होंगे, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज भी होंगे। ठीक है, तो लिमिटेड सेंस में तो हम उसकी बात कर सकते, लिमिटेड सेंस में हम बात कर सकते, समझे। क्योंकि जिस गंगा कोसी मेची प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके लेकर के भी इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न को लेकर के लगातार बात उठ रही है, उसकी भी फिजिबिलिटी को लेकर के लगातार बात उठ रही है। नहीं, उसकी कॉस्टिंग छोड़ दीजिए, और उसके मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के कंटेक्स्ट में कर रहा हूं, उसकी जो कॉस्टिंग होगी, उसके जो बेनिफिट होंगे, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अलग। जल है कहाँ जो इंटरलिंक हो, 3 महीना तो छोड़ दो, सब जल। अरे भाई, यही बात तो मैंने सबसे पहले यही बात की ना, यही बातें ना सबसे पहले की कि 1960s के लास्ट और 1970s के अर्ली में जो स्थिति थी, क्या गंगा की वह स्थिति आज है? बारिश के मौसम को छोड़ दे, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद गंगा की हालत को देख ले तो क्या पोजीशन है? बातें समझ में आई? अभी सर ये प्रोजेक्ट में है, इसको तो एंड नहीं किया गया है। क्या ये तो अभी भी मतलब हम मेरी बातों का क्या मतलब निकाले? मेरी बातों का सिंपल मतलब यह है, इंटरलिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट जो है, सरप्लस वाटर को वाटर स्कार्स रिवर जो हैं उनमें ट्रांसफर करने का। तो उसके लिए सरप्लस वाटर तो हो, अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस वाटर इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। मेरा मूल मसला यह है, अदर सारी चीजों को आप छोड़ दें। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बात कही, आपने नोटिस नहीं किया, मैंने ये बात कही कि लिमिटेड सेंस में इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के अपनी सीमाएं हैं। लिमिटेड सेंस में स्मॉलर स्केल पर हम ऐसे इनिशिएटिव ले सकते, लार्जर स्केल पर हम ऐसे किसी इनिशिएटिव को ले पाने की स्थिति में नहीं है। क्लियर? आगे बताइए। क्या है? बार बार मोबाइल देख रहे हैं, अगर असुविधा है तो जा सकते हैं। हाँ, क्या उस प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता क्या है? जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता क्या है? मुख्यमंत्री गंगा जलापूर्ति योजना। हाँ हाँ, क्या व्यवहारिकता है? प्रैक्टिकलिटी क्या है? फिजिबिलिटी क्या है? उसके लिए गंगा में पानी होना चाहिए ना, और उसका भी इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न में उसका भी विरोध हुआ है या नहीं? नहीं, उलझिए मत। अगर इंटरव्यू में बेहतर करना चाहते, बार बार मैं कहता हूं, उलझिए मत, बच के निकलना सीखिए। जहां कंफ्यूजन हो, हवा बहता है या हवा बहती है, वहां हवा बह से काम चलाना सीखना होगा।
इस बात को समझें, ठीक है। आप यहां पर अगर आप लोगों में से किसी के दिमाग में ये कीड़ा दौड़ रहा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन की बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि अभी तक आप वहां पर नहीं है, नहीं, आप जैसे सेलेक्ट होकर के जाएंगे पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, समझे। तो अगर ये सोच है तो बस एक ही काम मैं आपके लिए कर सकता, ईश्वर से दुआ करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, एक पेज 3 का डायलॉग था और वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। टू चेंज द सिस्टम, बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। टू चेंज द सिस्टम, बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले व्यवस्था का हिस्सा बने। व्यवस्था का हिस्सा बने बिना व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर टू, करप्शन समाप्त करना आपके बूते के बाहर की बात है, आप कहीं पर चले जाएं, ठीक है। और अगर करप्शन समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप ही समाप्त हो जाइएगा। मतलब बड़े व्यावहारिक तरीके से मैं बात कर रहा हूं और ये चीजें स्टैंड लेने में आपके लिए हेल्पफुल होंगी जो बातें मैं कह रहा हूं। जस्ट मिनट। मेरा 20 होना तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि आप करप्शन समाप्त कर देंगे तो ये बातें दिमाग से निकाल दें, समझे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, बोल मत दीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मई 2014 के पहले उन्हें लगता था, उनके भाषणों को जाकर के सुने, कि देश में जितनी समस्याएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं बने, और अब तक के जितने प्रधानमंत्री थे सारे नक्कारे थे, नहीं। और दूसरी चीज उन्हें लगती थी एक बार वो प्रधानमंत्री बन गए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समझे। और अभी तो 11 साल ही पूरे होने वाले हैं, 11 साल 12 साल हो गया ना, 12वां साल पूरा होने जा रहा है, 11.5 साल हो गए, समझे। और अभी जो है 2047 पर ही गए हैं। अगर 200 वर्ष जीते, 200 वर्ष अगर जीते तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो 2097 की भी बात करते, समझे। आप कर क्या सकते हैं, प्रश्न यह। नंबर 1, हम जो कर सकते हैं, हम ईमानदार बने रहें, ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। इस चीज को समझिए, ये हमारे बस में है। हम घूस ना लें, ये हमारे बस में है।
ठीक है, पहला काम जो कर सकते, लेकिन वो भी आसान नहीं है, समझे। क्योंकि बीवी बच्चा और घर वाला जिंदगी भर कोसता रहेगा, आपको जिंदगी भर कोसता रहेगा। और अगर थोड़ा सा गाने वगैरह में रुचि है, नहीं तो किशोर दा के गाने जो है सुनते रहेंगे। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकने लगा गया, समझे। या फिर घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, ठीक है। ऑफिस में जो चीजें होंगी वो अलग, उसकी भी एक कीमत है, जिस कीमत को चुकाना आसान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। ईमानदार रहने की भी एक कीमत है, जिस कीमत को चुकाना आसान नहीं है। और वह उसका फिजिकल कॉस्ट है, उसका मेंटल कॉस्ट है, उसका इमोशनल कॉस्ट है, और यहां तक कि ईमानदार बने रहने में जाने तक जा सकती है आपकी। मतलब ये फैक्ट बतला रहा हूं, नहीं तो आप अपनी ईमानदारी को एक काम जो करें अपने तक सीमित रखें, खुद तक सीमित रखें। नहीं, कीमत आप न चुकाएंगे। दूसरा काम जो आप कर सकते, उसको कम करने की कोशिश कर सकते। और उसको कम करने की कोशिश कैसे करेंगे, तो उसको कम करने की कोशिश जो है इस रूप में की जाएगी कि आप जहां पर हैं, नहीं वहां पर ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर करेंगे। ये आपके बस में है। नंबर 2, औचक निरीक्षण, वो आपके बस में है, नहीं। नंबर 3, इजी एक्सेस टू पब्लिक, लोगों तक आप अपनी पहुंच आसान बना सकते हैं, ठीक है। बिहार में अगर लेबर सुपरिंटेंडेंट का तो शायद पोस्ट नहीं है इस बार, या होंगे भी, तो लेबर सुपरिंटेंडेंट जो है के पोस्ट जो लोग चुने जाते, ड्रीम पोस्टिंग बेगूसराय है लेबर सुपरिंटेंडेंट के लिए, समझे। और संयोग से मेरे मित्र की पहली पोस्टिंग बेगूसराय थी, 3.5 साल बेगूसराय में रहे, 3.5 साल बेगूसराय में रहे, समझे। और उन 3.5 वर्षों के दौरान जो है, एक पैसे ड्राई, मतलब ड्राई मैं कह रहा, बहुत लोगों के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता, ड्राई मतलब ड्राई। तो संयोग से एक बार मेरा जाना हुआ मिलने के लिए, ठीक है। तो वहां जो ऑफिस स्टाफ थे, वो थे नहीं, या होंगे तो अंदर होंगे, ऑफिस स्टाफ थे, मैं था और हमारे मित्र थे, दिल्ली से आए थे। तो हम लोग मिलने के लिए पहुंचे, बस 7 ही घंटे वेट करने पड़े थे, समझे, मिलने के लिए। तो वहाँ जो प्यून था उससे बातचीत शुरू की, समझे, कि भाई कुछ काम है साहब, समझे। तो उन्होंने पूछा किस साहब से काम है, तब उतना तो हमें भी नहीं। तो उसने कहा कि वो साहब एक पैसा नहीं लेंगे सर, आप मिलिए, अगर जेन्युइन काम होगा तो कर देंगे। बोले और छोटे वाले साहब? सर कम से कम 5,000 रुपये उनकी फी है, ठीक है। तो आप जो काम कर सकते हैं, लोगों की खुद तक आसान पहुंच को इंश्योर कर सकते, ठीक है। जब लोग सीधे समस्या को लेकर आप तक पहुंचेंगे तो आपके लिए इमीडिएट रिजोल्यूशन संभव हो सकेगा, नहीं, सूचनाओं का फ्लो आप तक बढ़ेगा। और जब सूचनाओं का फ्लो आप तक बढ़ेगा तो पेंडिंग फाइल के निपटाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो तेज होती चली जाएगी, नहीं। सीसीटीवी कैमरा आप लगवा सकते हैं और लगातार वॉच करें, ऑफिस में आने जाने वाले पर नजर रखें। कोई जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है तो इसका मतलब वो दलाल होगा,
जाना पहचाना चेहरा है, वो दलाल होगा। तुरंत उसको फाइंड करें, अप्रोच करें और उसका वहां आना बंद करवाएं। ठीक है, यही चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके जरिए उस इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। नहीं, अदरवाइज जो है आपके जैसे और आपसे ज्यादा सक्षम बहुत आए और बहुत चले गए। बहुतों को उन्होंने देखा है, क्योंकि ऐसे जो लोग भी होते हैं ना, उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। अब वहां जब बोलेंगे तो वहां पर आपकी भाषा अलग होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बातें मेरी समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ये जो सोच है ना, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं तो बहुत रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, व्यावहारिक होने की जरूरत है। एक व्यावहारिक नजरिए से चीजों को अप्रोच करने की कोशिश करें। आप में से जो लोग भी जॉब में, ठीक है, आप ये बात अगर उनको कहें, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा कि कभी आपको यह स्वीकार नहीं करना है कि आपके यहां करप्शन है। नहीं, हमेशा ध्यान रखें। जैसे कई बार पुलिस डिपार्टमेंट, ये तो भारी करप्ट डिपार्टमेंट। अरे डिपार्टमेंट करप्ट होता है और ईमानदार होता है? बतलाइए। डिपार्टमेंट करप्ट और ईमानदार तो नहीं होता। करप्ट और ईमानदार तो लोग होते हैं, और वो लोग हर जगह पर मौजूद हैं। नहीं, कहीं पर उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, कहीं पर संख्या उनकी कम हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा। और जब आप ये कहते हैं कि पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, बेईमान है, बेईमान लोग भरे पड़े हैं, तो आप डिपार्टमेंट के बहाने उन लोगों को भी गाली दे रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट में ईमानदार हैं, जो अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदार, समर्पण और ईमानदारी के साथ करते। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और ऐसा नहीं है कि आप पहले ईमानदार व्यक्ति जुड़िएगा। आपके पहले कोई ईमानदार ही नहीं था, सारे के सारे बेईमान ही थे, ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, बातें समझ में आई? बढ़ूं आगे। अब एक प्रश्न आता हूं। कल लगभग हमने 1990 के पहले लाकर के चीजों को छोड़ दिया था। वहां तक में तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न के जरिए ही मैं चीजों को पिक करता। नहीं, प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज की स्थिति थी? व्हाट डू यू थिंक? अब ऐसे लोग भी कहने वाले मिल जाएंगे कि इस तरह नहीं पूछना है और इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, हम लोगों को भी मिलते हैं। समझे? अब बतलाइए इसका क्या जवाब देंगे? रिप्लाई आपको करना है। बतलाइए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसमें तो ये कह सकते हैं कि लैप्स था, क्राइम रेट इंक्रीज किया। अरे मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जंगल राज था, हाँ या नहीं? टहलाइए मत। बोर्ड मेंबर को अगर टहलाइएगा तो वो आपको टहला देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बतलाओ? क्यों? पास करने के, ऐसे प्रश्न पर पास करने का ऑप्शन नहीं है, सॉरी सर बोलने के ऑप्शन नहीं होते। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, केवल और केवल फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव प्रश्न होते हैं जहां पर सॉरी बोलने की इजाजत है। जो सिचुएशनल प्रश्न है, जो सिचुएशनल प्रश्न है, वहां पर सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं होती।
जो ओपिनियन बेस्ड प्रश्न है वहां पर सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है वहां पर सॉरी की गुंजाइश नहीं के बराबर होती। ठीक है। सवाल यहां पर यह उभर करके आता, व्हाट डू यू मीन बाय जंगल राज? इसका मतलब क्या है? विधि व्यवस्था का मौन होना। विधि व्यवस्था का मौन। इसका क्या मतलब हुआ मौन होना? सर जैसे कि सर एक कैसे बिहारी लैंग्वेज में जिसकी आपकी नहीं, बिहारी लैंग्वेज में नहीं कहिए। हाँ, इंटरव्यू दे रहे हैं ना, नहीं सर। तो इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू वाले लैंग्वेज में कहिए। नहीं, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर आप जंगल राज कहते हैं, नहीं तो जंगल राज आप कहते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि कोई रूल और रेगुलेशन काम नहीं कर रहा था बिहार में, किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल नहीं कर रहा था बिहार में। नहीं, अब आप इसके कंटेक्स्ट में देखिए, तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो फिर प्रश्न उठता है, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। प्रश्न यह उठता है कि क्या आप इस स्थिति को स्वीकार करते? और 1990 से 2005 तक बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर बने, पीवी नरसिम्हा राव बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, देवगौड़ा जी बने, आई.के. गुजराल बने, आई.के. गुजराल के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और मनमोहन सिंह जी बने। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि ये जो कुल मिलाकर के 6 या 7 प्रधानमंत्री बने 1990 से लेकर 2005 तक में, नहीं, और इस दौरान जो राष्ट्रपति रहे, चाहे वो आर वेंकट रमन हो, चाहे वो के.आर. नारायणन हो, चाहे वो शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे वो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हो, तो क्या आप यह मानते हैं ये सारे के सारे निकम्मे थे? नहीं, क्योंकि बिहार में ना जंगल राज था, देश में तो जंगल राज नहीं था, देश में तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा था। देश में अगर आप जाकर के देखें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा था, नहीं, और अगर आप जंगल राज की बात करते तो इसका मतलब है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, संविधान के अनुरूप शासन चलाया जा सकना संभव नहीं है, और अगर ऐसा है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था, बिहार सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए था। और अगर केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया तो या तो बिहार में जंगल राज नहीं था, या वो उस जंगल राज का विस्तार केवल बिहार तक नहीं था, केंद्र तक भी था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट इसमें?
तो क्या आप यह मान रहे हैं कि उन तमाम केंद्रीय सरकारों ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया? पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इस चीज को समझे, डिटोरिएशन इन लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है और जंगल राज दूसरी चीज है। दोनों के बीच आपको डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों के बीच आपको फर्क करना होगा। जब तक आप दोनों के बीच फर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे, यू कांट डू जस्टिस, आप न्याय नहीं कर सकते। अगर न्याय इंश्योर करना है तो आपको दोनों के बीच फर्क करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरिएशन आपको दिखाई पड़ता है, वो कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? मान लीजिए सरकार की बात अभी तक की, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम किसको देखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। और अगर आप कहते हैं कि बिहार में जंगल राज था, तो इसका मतलब है कि कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। नहीं, तो कार्यपालिका कर नहीं रही है, विधायिका कर नहीं रही है, न्यायपालिका अपनी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर नहीं रही। अगर आप जंगल राज मानते, ये तो पूरे के पूरे देश में तब जंगल राज था। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब जब इस तरह के आंसर देंगे तो एक खतरा है, क्योंकि केवल आंसर नहीं देना है, जो वहां से काउंटर क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। वो शाहरुख खान के डर मूवी वाला अप्रोच नहीं चलेगा, तेरी हां तो भी हां, ना तो भी हां, वो नहीं चलेगा यहां। अब वहां पर ये प्रश्न पूछेंगे और वहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा? नहीं, आप तो सर्वोच्च न्यायालय को ही खारिज कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, न्यायमूर्ति हैं, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं? ये तो आएगा। हाउ यू विल टैकल दिस प्रॉब्लम? तो वहां पर हमारा जवाब होगा कि सर, मुझे लगता है कि ये बात सच है कि इस तरह की टिप्पणी कई बार सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी आई है, और इस तरह की टिप्पणियां केवल बिहार के संदर्भ में नहीं आई है, समय समय पर अन्य राज्यों के संदर्भ में भी आई है। और मुझे लगता है इन टिप्पणियों से परहेज किया जाना चाहिए था। कई बार उस समय वहाँ का परिदृश्य क्या था, किस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आई, किस कंटेक्स्ट में यह टिप्पणी आई, उसको भी देखना होगा ना। उसको ओवरलुक कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एग्जैक्ट जो जंगल राज का मतलब है, यह उसकी बजाय लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरिएशन के प्रति उसकी चिंता को प्रदर्शित करती है, और उसको इन्हीं संदर्भों में सीमित करके देखा जाना चाहिए। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? सारी
सारी बातें आपने कह दी, सारी बातें आपने कह दी नहीं, और इस तरह से अपनी बातें भी आपने रख दी और खुद को बचा करके भी निकल गए नहीं। तो मुझे लगता है जंगल राज जैसी टिप्पणी चाहे किसी के संदर्भ में, किसी राज्य सरकार के कंटेक्स्ट में की जाए, किसी भी राज्य सरकार के कंटेक्स्ट में, मुझे लगता है ये टिप्पणी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा वह क्या होगा? कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट। इस चीज को समझना। अब थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा का मतलब, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं का मतलब यह है कि इस चीज की चर्चा वहां पर नहीं करनी है, बचना है। बेसिकली अगर आप देखें तो राजद का जो शासनकाल है, उन 15 वर्षों के दौरान अगर आप जाकर के देखें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पब्लिक मैंडेट राजद के पास था ना, या नहीं था? जब आप जंगल राज कहते तो आपको नहीं लगता कि उस पब्लिक मैंडेट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं? ये उसके प्रति डिसरेस्पेक्ट है नहीं? जैसे नीतीश जी जब बीजेपी के साथ सरकार में बिहार में होते तो मंगल राज होता है, और जैसे राजद के साथ सरकार में जाते हैं तो जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो जाता। ऐसा पैटर्न आपने देखा है या नहीं? तो सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता कि ये जो मेटाफोर क्रिएट किया गया, इस मेटाफोर को क्रिएट करने में सबसे अहम और निर्णायक भूमिका जिसकी रही है वह रही है मीडिया की। और आज भी मीडिया में अगर आप देखें तो आज भी मीडिया में जो सवर्ण जातीय पृष्ठभूमि के लोग हैं वे भरे परे आपको मिलेंगे और उनका डोमिनेंस वहां पर दिखेगा। और उन्होंने लगातार जो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस से जुड़े हुए जो लीडर्स हों, चाहे वो लालू जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हों, या और ऐसे जो लोग हैं, लगातार उनके इमेज को उन्होंने डैमेज किया है, उन्हें विलेन के रूप में प्रोजेक्ट किया है। नहीं, कैसे राहुल गांधी पप्पू हो जाते हैं या नहीं? नहीं, अरबों डॉलर राहुल गांधी को पप्पू बनाने पर खर्च किए गए। नहीं, जो व्यक्ति दुनिया की 3-4 लीडिंग यूनिवर्सिटी से अटैच रहा, वहां उसने स्टडी की, नहीं, वो व्यक्ति पप्पू हो गया। नहीं, और जो राहुल गांधी को पप्पू घोषित करते हुए 4 लाइन शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, नहीं, वो बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इस चीज को समझना होगा, ठीक है? अब सवाल यह उठता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरिएशन है, इस लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरिएशन के रीजन क्या है? एक प्रश्न यहां पर उभरेगा, यह
महज एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या या फिर इसके व्यापक सामाजिक आर्थिक जड़ें। ये जो 90 से 2005 के दौरान आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आप गिरावट देखते हैं, इसको क्या माना जाए? क्या इसके पीछे रीजन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव है? क्या यह माना जाए यह केवल प्रशासनिक समस्या थी? क्या यह माना जाए कि प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण ही यह समस्या जो है सामने आई? अगर लालू जी की तरह जगह नीतीश जी मुख्यमंत्री होते बनते 1990 में, नहीं तो यह समस्या नहीं आती, क्या ऐसा कहा जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब यह है कि उस समय के बिहार का जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य है, उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य की समझ नहीं है आपके पास। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, तो इसके पीछे डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर के पीछे एक रीजन है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, प्रशासनिक प्रतिबद्धता का अभाव। उसका एक कारण है, एक महत्वपूर्ण कारण है, हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट के अभाव से कहीं बड़े कारण यहां पर मौजूद थे। सवाल यह उठता कि वो बड़े कारण क्या थे? उन बड़े कारणों को किन रूपों में देखा जा सकता है? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आप इस चीज को समझें, दरअसल पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस जो है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, यह दौर सामाजिक न्याय की राजनीति का दौर है, नहीं? और सामाजिक न्याय की राजनीति का परिणाम क्या होता? उसका परिणाम होता है सोशल टेंशन्स बढ़ते हैं, सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ा, सामाजिक टकराव बढ़ा, सामाजिक संघर्ष बढ़े। क्यों बढ़े? इसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर उसके पीछे रीजन्स को तलाशें तो जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, पिछड़े और दलित अब पुरानी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं वे भी अब रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, वे भी अवेयर हो रहे हैं। नहीं, उन्हें भी डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, नहीं? और उनकी यह चाह सीधे सीधे किससे टकराती है? सामाजिक ढांचे से टकराती है, क्योंकि सामाजिक ढांचा ऐसा है जहां पर आप देखेंगे सवर्ण जातियों का वर्चस्व है। जो फॉरवर्ड कास्ट है वह फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेंट पोजीशन पर वहां पर है। तो ये बदलाव से कुछ कम के लिए तैयार नहीं है, और सवर्ण जातियां जिनका वर्चस्व है
वो हर स्थिति में स्टेटस को मेंटेन करना चाहती। नहीं, एक का फायदा चेंज में है, दूसरे का फायदा यथा स्थिति को बनाए रखने में है, और दोनों इसके लिए सड़कों पर हैं। दोनों इसके लिए सड़कों पर हैं। तो ऐसी स्थिति में टकराव और संघर्ष बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। नहीं, आज भी अगर आप जाकर के देखें, भाजपा को कोई जातिवादी पार्टी कहता है? कहता है? नहीं कहता है, नहीं कहता है। नहीं, नीतीश जी जैसे राजद के साथ जाते हैं नीतीशवा हो जाते हैं, गौर कीजिएगा, समझे? लालू जी ललुआ हो जाते हैं। नहीं होते हैं या नहीं? मायावती जी चमनिया हो जाती हैं, मुलायम गुअरवा हो जाते हैं, अखिलेश गुअरवा हो जाते हैं। मतलब इस चीज को समझना होगा आपको, ठीक है? नहीं, सवर्ण अपने को जातिवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सवर्ण जातियों का जातिवाद जो है, जातिवाद नहीं माना जाता। वैदिक हिंसा हिंसा नो भवति भारतेंदु की रचना है, समझे? लेकिन जब पिछड़े अपने जातिगत पहचान को एसर्ट करते हैं, नहीं, आज अगर आप देखें मोर देन 80%, 85% सवर्ण वोट, चाहे ब्राह्मणों का वोट हो, चाहे राजपूतों का वोट हो, चाहे भूमिहारों का वोट हो, चाहे कायस्थों का वोट हो, किनको जाता है? बीजेपी को जाता है। नहीं, वो क्या होता है? वो विकास की राजनीति होती है। नहीं, राष्ट्रवाद कह लें, विकासवाद कह लें, नहीं, लेकिन 75% यादव अगर 80% यादव अगर राजद को वोट देते हैं तो वो जातिवादी हो जाते हैं। मतलब सोशल रियलिटी, सोशल पॉलिटिकल रियलिटी को आपके सामने रख रहा हूं। ये चीजें समझनी होगी। और जाति के नाम पर घिन नहीं आती है ना, क्या बात कर रहे हैं? अरे हमेशा ध्यान रखें, कास्ट इज आवर सोशल रियलिटी, वी कांट डिनाई दैट, वी कांट रिजेक्ट दैट। उस सोशल रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा, बिना एक्सेप्ट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को समझें, ठीक है? और दूसरी बात, एक और बात मैं कह दूं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को मैं गलत नहीं मानता, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को मैं गलत नहीं मानता। क्योंकि अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगा, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगा, तो लोकतंत्र राजनीति समावेशी नहीं होगी, सामाजिक आर्थिक समावेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, लोकतंत्र समावेशी नहीं होगा। तो समस्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या समस्या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में नहीं है, समस्या है उसके पीछे इंटेंट क्या है। इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक बात मैं कहता, हु शुड पे द कॉस्ट? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, मेंटेन्ड रहना चाहिए, इसका दूसरा विकल्प यही था ना। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड कैसे रहता? सोच करके देखें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड तब रहता
जब पिछड़ी जातियां और दलित उस स्थिति को स्वीकार करते जो हजारों वर्षों से उन्होंने स्वीकारा है, वो मान लेते हमारी यही डेस्टिनी है, ये बदल नहीं सकती, हमें देख झगड़ा होता है, घर में झगड़ा करते हो दुल्हा से, हाँ या ना? हाँ नहीं, झगड़ा होना अच्छी चीज है या बुरी चीज? हाँ, मैं तो बुरी चीज नहीं मानता, समझे, बशर्ते दायरे में हो। नहीं, पैट्रियार्की को स्वीकार कर लो पूरी तरह से, कोई झगड़ा नहीं होगा। पैट्रियार्की को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं, स्वीकार कर लो पति परमेश्वर है, जो कुछ कह रहे हैं अंतिम सत्य उन्हीं के पास है, वो देवता है, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नहीं, लेकिन जैसे घर के अंदर महिलाएं अपने लिए रेस्पेक्ट तलाशना शुरू करती हैं, जैसे महिलाएं अपना ड्यू मांगना शुरू करती हैं, जैसे महिलाएं अपने लिए अपनी डिग्निटी के प्रति सजग होती हैं और उसको असर्ट करती हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ता है या नहीं? तो क्या उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए महिलाओं को विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या उस सोशल टेंशन से बचने के लिए क्या विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं एक जस्ट सोसाइटी और एक जस्ट फैमिली ऑर्डर का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह कन्फ्लिक्ट ना हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कन्फ्लिक्ट ना हो इसकी कीमत कौन चुकाए, और ये लार्जर पर्सपेक्टिव में कहीं पर भी प्रश्न उभरेंगे उससे कनेक्ट कीजिएगा। पूरा ट्राइबल रीजन डिस्टर्ब है ना? नहीं डिस्टर्ब है, और लगातार पेपर में देख रहे हैं सरकार दावा करती है कि हमने नक्सलियों का सफाया कर दिया। सारे के सारे मारे जाने वाले लोग नक्सली ही हैं। अरे आप उन लोगों को मार सकते हैं जो आपसे सहमत नहीं है, कुछ समय के लिए उनकी आवाज धीमी पड़ सकती, लेकिन प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन तब तक संभव नहीं होगा जब तक उनके जेन्युइन कंसर्न को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। जल जंगल जमीन में हस्तक्षेप के कारण जो समस्या आ रही है, उस समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक नक्सलवाद का सफाया नहीं हो सकता। विकास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए, फैमिली में पीस और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन जहां पर मैं असहमत होता, हु विल पे द कॉस्ट फॉर इट? हु विल पे द कॉस्ट फॉर दैट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी? हु विल पे द कॉस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? किससे आप एक्सपेक्ट करते हैं? उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, जो हैव्स नोट की कैटेगरी में आते हैं, या इसकी अपेक्षा उससे की जानी चाहिए जो हैव्स की कैटेगरी में आते हैं? जो प्रिविलेज क्लास है, जो प्रिविलेज ग्रुप है, हु शुड पे द प्राइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप जाकर के देखें चीजें वहीं पर उलझती हैं। नहीं, समस्या जब आती होगी कंजुगल लाइफ में, कितने साल हो गए शादी के? 5 साल। तुम्हारा 1 साल। तब तो अभी मतलब हनीमून पीरियड खत्म हुआ है, लव मैरिज तो नहीं था। हाँ, तब हनीमून पीरियड अभी हो सकता है चल रहा हो, या धीरे धीरे फीडिंग अप का प्रोसेस जो है। नहीं तो कई बार जब तकलीफ होती होगी, विवाद होता होगा, तब माँ से शेयर करती होगी, तो माँ क्या समझाती होंगी? बेटा क्या करोगी, एडजस्ट करो।
समझाती हैं या नहीं? एडजस्ट करो। देख, और एडजस्ट करते 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 क्या हालत होती है कि हम नहीं रह जाते, एडजस्ट ही कर जाते हैं। बस हम नहीं रह जाते हैं। समाज में भी हम एडजस्ट करते, परिवार में भी एडजस्ट करते, और हालत तब और बुरी हो जाती है जब हमें अपने साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसका जो ट्रेजिक पहलू है, हम अपने साथ भी एडजस्ट करने लगते, और अपने साथ एडजस्ट करते करते हम अपने वजूद को खो देते हैं। कभी सासू जी या ससुर जी कभी बेटे को समझाते हैं, बेटा क्या करोगे, अब ऐसी आ गई है तो एडजस्ट करो। कभी, अरे रेयर मत बोलिए, रेयर इन द रेयरेस्ट। एडजस्ट करने की बात महिलाओं से ही क्यों की जाती है? एडजस्ट करने की बात मार्जिनलाइज सेक्शन से ही क्यों की जाती है? यह अपेक्षा उनसे ही क्यों की जाती है? मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि आप इस बात को समझें कि अगर नीतीश जी भी लालू जी की तरह मुख्यमंत्री बने होते तो बहुत फर्क नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट के जरिए थोड़ा सा फर्क दिख सकता था, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं दिख सकता था, बिकॉज डिटोरिएशन इन लॉ एंड ऑर्डर वाज मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। वो प्रशासनिक समस्या से कहीं अधिक वह सामाजिक आर्थिक समस्या थी, उसके सोशियो इकोनॉमिक रूट्स थे, उसके पॉलिटिकल रूट्स थे। बातें यहां तक में कोई प्रश्न? अब एक प्रश्न लिख लें, इसी से कंटिन्यूएशन में कल अब शुरू करूंगा। नहीं, लालू जी का एक स्टेटमेंट है, मैंने पिछड़ों को स्वर्ग दिया है, स्वर्ग भले ना दिया हो। मैंने पिछड़ों को स्वर्ग दिया है, स्वर्ग भले ना दिया हो। एक इस डायमेंशन को कल मैं पिक करूंगा, ठीक है। दूसरा डायमेंशन जो है, जो हम डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें पीआरआई का रोल, लोकल सेल्फ बॉडी की भूमिका, ये भी आप मेंशन कर लें। स्थानीय संस्थाओं की क्या भूमिका रही है? ठीक है। तीसरा जो कंटेक्स्ट है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन फेज ऑफ 1990s, आर्थिक पिछड़ापन और 1990 का दशक। ठीक है। और एक और, अगर पूछा जाए लालू जी के द्वारा किए गए 4 अच्छे काम, गिनती गिनाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से इतने में कल समय लग जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें, प्रोसेस को समझें। ठीक है, प्रोसेस अगर समझेंगे, जब ये चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा होंगी, तो वैसी स्थिति में आप सोच पाने की स्थिति में होंगे। मेरा काम कंक्लूजन देना नहीं है, मेरा काम है चीज़ों को जो है। अच्छा, कल तुमने बतलाया था ना, कितने लोगों ने आप में से रुकतापुर पढ़ लिया है?
क्या अजय, क्या कहा था? हाँ, आपने नहीं नहीं, क्या कहा था मैंने? किसी ने नहीं पढ़ा होगा। कहा था ने कल तुम्हें समझ। और EHCAR के व्हाट इज हिस्ट्री बुक है ना, उसमें EHCAR लिखते हैं, ठीक है, कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि कोई व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीख सकता। We learn from history that none can learn anything from history. जबकि वेरी फर्स्ट डे मैंने सजेस्ट किया था कि रुकतापुर अनिवार्यतः पढ़ें, एसेंशियली कहा था। समय नहीं होगा क्या? पढ़ेंगे सर। नहीं, अब पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या जाएगा। बीपीएससी के पास बहुत ऑप्शन है, 5400 कुछ ऑप्शन है, जितने को लेना है बीपीएससी उठा लेगी। नहीं, उनकी तुलना में मेरे पास कम ऑप्शन है। मुझे रिजल्ट चाहिए तो आप ही लोगों के बीच से, नहीं आपकी तुलना में तो वो भी ऑप्शन नहीं है, है? नहीं, अब कहिएगा दरोगा का ऑप्शन है, EDO का ऑप्शन है, तो तलाशिए ऑप्शन। नहीं, जब खुद के साथ खेलना ही है तो क्या दिक्कत है, खेलिए आराम से। समझे? बार बार मैं कहता हूं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सोचिए। समझे? बाजार में भटकते रहिएगा ना, तो अगर आप वर्किंग है, सर्विस में हैं, तो वहां पर काम करने नहीं कहा जाएगा। कहां काम करने जाएगा? ऑप्शनल पर काम कीजिए। मैं अक्सर निदा फाजली को कोट करता हूं, कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। नहीं तो जब मतलब हर कोई मेंटर बन जाएगा, जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया वो भी मेंटर बन जाएगा, समझे, तो वहां पर तो यही होगी। और बिक भी रहा है, बिक भी रहा है। नहीं तो उसके खरीदने के क्या परिणाम होते हैं, इस बार 71वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट में थोड़ा सा आभास मिला है। झांकी भी नहीं सही ढंग से मिली है। अभी आगे आने वाले वर्षों में उसके पूरे पूरे परिणाम आपको दिखेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे एक विजन है। फॉलो करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता, लेकिन उसके पीछे एक विजन है। अगर पढ़ने के लिए कह रहा हूं तो वो छोड़ करके कोई दूसरा काम करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट आपके अगेंस्ट जाएगी। अगर मैं वीडियो देखने कह रहा हूं और आप उसको देखने की बजाय कहीं और इन्वॉल्व होते तो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट वो आपके अगेंस्ट जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? कल फिर 11 बजे हम मिलते हैं। 1990 से 2005 के बीच में एक बार राष्ट्रपति शासन अभी चलने दीजिए ना, कल अब पूछ लीजिएगा ना। आया था? नहीं? हाँ हो गया। क्या दिक्कत थी? वो नहीं आए हैं।